जो इन्वेस्टमेंट बिना रिस्क के होती है वो ज़्यादा रिटर्न्स नहीं देती और जो इन्वेस्टमेंट रिस्क के साथ होती है वो ज़्यादा टेंशन देती है। क्या ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जो रिटर्न और टेंशन दोनों में बैलेंस बना दे? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल फाइनेंस ऑन फिंगर्स। आज का टॉपिक है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके नाम में ही पेंशन है, तो ये तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है। किसी भी लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि इसे रेगुलेट कौन करता है। दोस्तों, जहाँ पे भी हम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट ने उस पैसे की सिक्योरिटी के लिए कुछ संस्थाएं बनाई हैं जिनका काम पॉलिसीज़ बनाना और इम्प्लीमेंट करवाना होता है। जैसे बैंक्स को रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड एनपीएस को रेगुलेट करता है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। एनपीएस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें इक्विटी और डेट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए इसमें रिटर्न्स कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं कंपेयर टू PPF, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सुकन्या समृद्धि योजना। एनपीएस में जो पैसा डेट स्कीम में इन्वेस्ट होता है वो नॉर्मली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में होता है, और जो पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है वो पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है, इसलिए इसमें रिटर्न्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। एनपीएस को 20 की एज में स्टार्ट किया जाए या 40 की एज में, इससे इसकी मैच्योरिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसकी मैच्योरिटी ड्यूरेशन आपके रिटायरमेंट के साथ कनेक्टेड होती है। अगर रिटायरमेंट 58 में होगी तो आपका अकाउंट भी 58 में मैच्योर हो जाएगा, और अगर आपकी रिटायरमेंट 60 की एज में होगी तो आपका एनपीएस अकाउंट 60 की एज में मैच्योर होगा। टाइप ऑफ एनपीएस अकाउंट। एनपीएस अकाउंट दो टाइप्स के होते हैं, टीयर 1 अकाउंट एंड टीयर 2 अकाउंट। टीयर 1 अकाउंट बेसिकली कम्प्लीटली पेंशन अकाउंट होता है, और ये वैसे ही काम करता है जैसे किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पेंशन अकाउंट काम करता है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एनपीएस में पैसा इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्टेड होता है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट के दो ऑप्शंस होते हैं। वन इज़ एक्टिव चॉइस एंड सेकेंड इज़ ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस में एसेट एलोकेशन इन्वेस्टर खुद ही डिसाइड कर सकता है कि उसे कितना पैसा डेट में रखना है और कितना पैसा इक्विटी कंपोनेंट में। एनपीएस में मिनिमम 25% डेट में और मैक्सिमम 75% अकाउंट इक्विटी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। एक्टिव चॉइस में इन्वेस्टर अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इसे बढ़ा या घटा भी सकता है। फॉर एग्जांपल 50% इक्विटी में और 50% डेट में, या 60% इक्विटी में और 40% डेट में इन्वेस्ट किया जा सकता है। नाउ कम टू ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस में आपका एसेट एलोकेशन पेंशन फंड मैनेजर से किया जाता है, जो बेसिकली इन्वेस्टर की एज के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। नॉर्मली 35 की कम एज वाले इन्वेस्टर को 75% इक्विटी में और 25% डेट में रखा जाता है, और जैसे जैसे इन्वेस्टर की एज बढ़ती जाती है तो इक्विटी कंपोनेंट को कम और डेट कंपोनेंट को थोड़ा थोड़ा ज़्यादा किया जाता है। हु कैन इन्वेस्ट इन एनपीएस? ए पर्सन बिटवीन 18 to 65 years of age, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, बोथ कैन इन्वेस्ट इन एनपीएस। इसमें एक्चुअली कोई भी इंडियन सिटीजन इन्वेस्ट कर सकता है जिसकी एज 18 से ज़्यादा है और 65 से कम। नाउ मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट। मिनिमम अमाउंट इज ₹500 पर फाइनेंशियल ईयर एंड मैक्सिमम अमाउंट इज 1,50,000 प्लस 50,000 एक्स्ट्रा, टोटल 2 lakhs इन एनपीएस अकाउंट। लेकिन अगर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपके एनपीएस अकाउंट में 10% ऑफ योर एनुअल सैलरी तक अमाउंट डिपॉजिट कर सकता है ऑन योर बिहाफ, जिस पे आपको टैक्स रिबेट भी मिलता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 2 लाख रुपए अपने एनपीएस अकाउंट में डिपॉजिट किए हैं और आपकी सैलरी 50 लाख रुपीज़ है, तो आपका एम्प्लॉयर आपके अकाउंट में अप टू ₹5 लाख डिपॉजिट कर सकता है, और आपको टोटल 7 lakhs पे टैक्स रिबेट मिलेगा। 2 लाख जो आपने डिपॉजिट किए थे और 5 लाख रुपीज़ जो आपके एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पे डिपॉजिट किए हैं। लेकिन यहाँ ये बात ध्यान रहे कि एम्प्लॉयर मैक्सिमम 10% ऑफ योर सैलरी डिपॉजिट कर सकता है एनपीएस अकाउंट में। ये अमाउंट 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के लिए एनपीएस से बेटर टैक्स सेविंग कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। Main benefit of NPS scheme: higher long-term return because of equity component, tax-free returns,
टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 80C। टैक्स फ्री रिटर्न्स, एनपीएस से मिलने वाला रिटर्न कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। इसमें किसी भी टाइप का कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स नहीं लगता है। टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 80C, एनपीएस इन्वेस्टमेंट पे आपको 1.5 लाख तक का टैक्स रिबेट मिलता है अंडर सेक्शन 80CCD1, और इसके अलावा 50,000 का फर्दर टैक्स रिबेट भी मिलता है अंडर सेक्शन 80CCD1B। नाउ कम टू रिटायरमेंट। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एनपीएस के मैच्योरिटी के 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। नंबर 1, कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट टिल द एज ऑफ 70। अपनी रेगुलर इन्वेस्टमेंट को 60 के बाद भी आप 70 की एज तक कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, डेफर्ड योर विड्रॉल टिल द एज ऑफ 70। इन्वेस्टर चाहे तो आगे का एनुअल प्रीमियम ना दे, मगर ऑलरेडी जो पैसा इन्वेस्टेड है उसको 70 की एज तक डेफर किया जा सकता है। एंड नंबर 3, एग्जिट फ्रॉम एनपीएस। 60 की एज में एनपीएस से एग्जिट का ऑप्शन अवेलेबल होता है। रिटायरमेंट के टाइम पे इन्वेस्टर अपना टोटल कॉर्पस का 60% लमसम विड्रॉ कर सकता है और 40% कॉर्पस की कंपल्सरी एन्युटी लेनी होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके एनपीएस अकाउंट में 1 करोड़ का कॉर्पस है तो आप 60 लैक्स इमीडिएटली विड्रॉ कर सकते हैं और 40 लैक्स को आपको पेंशन फंड में ट्रांसफर करना होगा। नाउ कम टू मैनेजमेंट ऑफ पेंशन फंड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, एलआईसी, एसबीआई एंड यूटीआई। फॉर प्राइवेट एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉइज, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, रिलायंस, बिरला सन लाइफ, और इन सब के अलावा वो 3 ऑप्शन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए हैं, एलआईसी, एसबीआई एंड यूटीआई, वो भी आपके पेंशन फंड को मैनेज कर सकते हैं। नाउ कम टू पार्शियल विड्रॉल। एनपीएस में लाइफ टाइम में सिर्फ 3 बार ही अपने अकाउंट से पार्शियल विड्रॉ किया जा सकता है। इसमें भी ये कंडीशन होती है कि जितना पैसा आपने खुद कंट्रीब्यूट किया है उसका मैक्सिमम 25% विड्रॉ किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके एनपीएस अकाउंट में टोटल 50 लैक्स हैं, जिसमें से 20 लैक्स आपने कंट्रीब्यूट किए हैं, 20 लैक्स आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किए हैं और 10 लैक्स का रिटर्न्स मिला है। तो ऐसे केस में आपके अकाउंट में 50 लैक्स होने के बावजूद भी आप अपने कंट्रीब्यूशन यानी 20 लैक्स का 25% यानी 5 लैक्स ही विड्रॉ कर सकते हैं। एनपीएस के फीचर्स और बेनिफिट जान लेने के बाद अब ये जानते हैं एनपीएस अकाउंट कहाँ पे ओपन किया जा सकता है। एनपीएस अकाउंट किसी भी ऑथराइज्ड बैंक में ओपन कर सकते हैं। फिजिकल फॉर्म फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन ओपन दिस अकाउंट एट पीओपी यानी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। ये नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफिस में भी बने होते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नोडल ऑफिस। ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिस में ज्वाइनिंग के टाइम पर ही एनपीएस का फॉर्म फिलअप करवा लिया जाता है और अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। फॉर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़, इन द केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई यू नीड टू गो एट पीओपी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, उसके बाद आपका पैन यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जनरेट हो जाएगा। पैन इज़ ए यूनिक नंबर, इट इज़ सेम एज पैन। पैन नंबर एक बार जनरेट होता है और हमेशा सेम रहता है। ये पोर्टेबल होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या स्टेट से सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फॉर मोर डिटेल्स टू नो अबाउट पीओपी सर्विस सेंटर यू कैन ऑल्सो यूज़ द साइट cra.nsdl.co.in. Select the state, select the POP service provider. फिजिकल फॉर्म सबमिशन के अलावा हम एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं। यू कैन विजिट द साइट enps.nsdl.com। इस साइट में लॉगिन करने के बाद आपको 3 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। 1 इज़ आधार नंबर। आधार नंबर मस्ट बी लिंक विद योर मोबाइल फ़ोन। नंबर 2, स्कैन इमेज ऑफ योर सिग्नेचर। एंड नंबर 3, आपके पास किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग होनी कंपलसरी है। सब डिटेल्स फिल करने के बाद ऑनलाइन भी आपका पैन जनरेट हो जाता है। चाहे आप अकाउंट फिजिकल फॉर्म में खोलें या ऑनलाइन, दोनों केसेस में आपको मिनिमम 500 रुपीज़ डिपॉजिट करने होते हैं और आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट रखने के लिए 500 रुपये हर साल डिपॉजिट करने होते हैं। टीयर 1 अकाउंट की फीचर समझने के बाद अब हम टीयर 2 अकाउंट को डिस्कस कर लेते हैं। टीयर 2 अकाउंट भी ऑनलाइन या फिजिकल फॉर्म दोनों तरीके से ओपन किया जा सकता है, लेकिन टीयर 2 अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास टीयर 1 अकाउंट होना मैंडेटरी है। अगर आपने टीयर 1 अकाउंट नहीं ओपन किया है तो आप टीयर 2 अकाउंट भी ओपन नहीं कर सकते हैं। टीयर 2 अकाउंट प्योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है।
बेसिकली ये अकाउंट म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है। इसमें आप जब चाहे पैसा डाल सकते हैं और जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। इसमें डिपॉजिट या विड्रॉल पे किसी भी टाइप का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। इसमें सभी रूल्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं टीयर 1 अकाउंट की तरह। लेकिन टीयर 2 अकाउंट में क्योंकि डिपॉजिट का कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, इसलिए इसमें टैक्स रिबेट भी नहीं मिलता है। नाउ कम टू द कंक्लूजन। सभी फीचर्स, प्रोसेस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बाद सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या एनपीएस सही चॉइस है इन्वेस्टमेंट के लिए? तो जवाब है हाँ, एनपीएस 100% सही चॉइस है। दोस्तों, एक बड़ा सच ये है कि रिटायर हम सभी को होना है। अगर रिटायरमेंट पैसे के साथ होगी तो ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी, लेकिन अगर रिटायरमेंट बिना पैसे की होगी तो ज़िंदगी बहुत टफ हो जाएगी। एनपीएस एक अच्छा कॉम्बिनेशन है इक्विटी और डेट का। ट्रिपल ई प्रोडक्ट है। एनपीएस अकाउंट बिल्कुल ओपन करना चाहिए। रेगुलर और डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए एज पर योर गोल एंड पेइंग कैपेसिटी। दोस्तों, आने वाले वीडियोस में हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे एनपीएस के टैक्सेशन पार्ट को और कंपैरिजन करेंगे विद अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। इसी उम्मीद के साथ वीडियो को वाइंड अप करता हूं कि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए फाइनेंस ऑन फिंगर्स के साथ। गुड बाय।